अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। फौरी इंतखाबात के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर कल अपने सख्त मौक़िफ़ में लचक दिखाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज फिर अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ गए। कल इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ में नरमी दिखाई, हुकूमत को जल्द इलेक्शन की तारीख के लिए साथ बैठने की दावत दी। पार्टी के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा कि हुकूमत मेहरबानी करके हमारे साथ बैठे, मगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने आज फिर सख्त पोजीशन अपना ली है। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि कल के पैगाम से हुकूमत को गलत फहमी हो गई, हुकूमत से बात हो ही नहीं सकती, हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख दे, इसी माह असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया कि देखें, मैं मुल्क के लिए आपको ऑफर कर रहा हूं, सबको अब तैयारी करनी चाहिए इलेक्शंस की, आपको अपने अपने हलकों में निकल जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। नामुमकिन है कि अगर 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है तो उसके बाद जनरल इलेक्शन को रोक सकते हैं। ये हमने सिर्फ इनको ये कहा हुआ है कि अगर आप बात करना चाहते हैं जनरल इलेक्शन की डेट देने में तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम अनकरीब अनाउंस कर देंगे अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस। अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना है। इमरान खान एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं और हुकूमत के साथ बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने भी आज वाज़ेह किया है कि अगर हुकूमत ने 15 से 20 दिसंबर तक जवाब नहीं दिया तो असेंबलियां तोड़ देंगे। जबकि अहम बात यह है कि इमरान खान के आज के खिताब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश पर भी मुशावरत हुई और इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान के साथ कोई मशरूत बातचीत नहीं हो सकती। अगर इमरान खान असेंबलियां तहलील करेंगे तो खुद ही बेआसरा होंगे। खान साहब की कल की जो धमकी अमेज़ पेशकश है, आप अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो फ़ैसला तो पीडीएम की टेबल पे जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप? मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे बाज़ इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करनी और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं देनी। धमकियाँ, बुहतान और गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। उसके लिए मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। ये मुज़ाकरात उनकी ज़रूरत है, हमारी नहीं है। असेंबलियाँ अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना है, हमने नहीं होना। अब देखना होगा कि हुकूमत के इस मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों को तहलील करने से मुतल्लिक क्या फैसला करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ सियासी माहौल में गर्मा गर्मी बरकरार रखना चाहती है तो दूसरी तरफ आज़म स्वाति के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इमरान खान ने आज अपने ट्वीट में कहा कि हमारा फ़ौज के बारे में मनफी तासुर उभर रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नई अस्करी क़यादत तहरीक इंसाफ मीडिया और नाकिद सहाफ़ियों के खिलाफ पिछले 8 माह से जारी हथकंडों से खुद को अलग कर लेगी। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जबकि मोनिस इलाही के जनरल बाजवा से मुतल्लिक बयान के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोनिस इलाही के बयान ने इदारे के गैर सियासी किरदार पर शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं, जिसकी इदारे को वजाहत करना चाहिए। तो मैं उन्हें दाद भी देता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यानी बैठा ही बैठा दिया है इसने ये बात करके, हालांकि ये बात इसे करने की क्या ज़रूरत थी। बाजवा साहब को तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़ाती तौर पे कोई नुकसान पहुँचा भी है तो दी मैन हैज़ गॉन, लेकिन इससे जो उन्होंने अदारे की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा इस सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है और पिछले साल से फ़लाँ महीने से हमने ये फ़ैसला किया और उसके बाद हमने बिल्कुल सियासत में दखल नहीं दिया। चौधरी मोनिस इलाही साहब के इस बयान ने जो है वो अदारे की कि उस मौक़िफ़ के ऊपर भी डाउट उठाया है। इसकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बाजवा साहब को माजी का किस्सा करार दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक माजी के फैसलों पर अब पछता रही है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला बिल्कुल गलत था। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने किसी फैसले पर पछतावे और गलती का एतराफ़ किया हो।
इससे पहले सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पछतावे का इजहार किया था और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को गलती करार दिया था। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के फैसले पर भी पछता रही है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन साहब, कल थोड़ा सा लहजे में कह सकते हैं कि नरमी थी। 2 मरतबा इमरान खान ने कहा आइए बैठ के बात करते हैं। एक ऑलिव ब्रांच थी, लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल ही इसको रिजेक्ट कर दिया कि कोई फेस सेविंग नहीं देनी, कोई बात नहीं करनी। तो क्या आप मेंटली तैयार हैं इस चीज के लिए कि अगर इमरान खान साहब असेंबली तहलील करते हैं तो कर दें, फिर इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए शहजाद, इसके लिए तो हर सियासी जमात तैयार होती है और मैं समझता हूँ कि अभी जो कश्मीर के हालिया बल्दियाती इंतखाबात हैं, इन्होंने खान साहब की जो भी खुशफहमी है उसके गुब्बारे से भी हवा निकाल दी है। पहले मरहले के अंदर तो तकरीबन 2/3 के करीब PTI मुखालिफ उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और PTI को बदतरीन शिकस्त हुई। इंडिपेंडेंस पीपल्स पार्टी और PMLN का अगर आप शुमार करें तो उनकी अक्सरियत कश्मीर के अंदर जीती है, इसके बावजूद कि वहाँ पे PTI की हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। लेकिन अगर सूबों के अंदर इलेक्शन होंगे तो PTI की हुकूमत बरसर इक़्तिदार नहीं होगी। पिछले चंद माह के अंदर खान साहब ने जो कौम से धोखे किए हैं, चाहे वो अमेरिका की साजिश थ्योरी था या उन्होंने कौमी इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाई, इसके बाद लोग बहुत उनसे मायूस हो चुके हैं और अब उनकी पॉपुलैरिटी नीचे की तरफ जा रही है। अब जो उनका मुतालबा है इलेक्शन का, हम इलेक्शन से नहीं घबराते और इंशाल्लाह अगर ये असेंबली तहलील करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों में हम इनको शिकस्त दे के दिखाएंगे। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि सिंध और बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हमें उन लोगों की उस तबाही का एहसास नहीं कि वो 2 सूबे तो अगले 6-8 महीने उन लोगों के सरों पे छत डालनी है, उन लोगों का जो लुटा हुआ मता है उनको उस पे वापस लेकर आना है, जिंदगी में वापस लेकर आना है। अगले 6-8 महीने में तो आप सिंध बलूचिस्तान में इलेक्शन का नाम नहीं ले सकते। तो ये मियाँ वाली के जिला काउंसिल का इलेक्शन तो नहीं। उसके बाद सूबा सिंध ने पिछली दफा मर्दमशुमारी पे मशरूत मंजूरी दी थी कि 2018 की मर्दमशुमारी सिर्फ 2018 के इलेक्शन के लिए होगी और अगला इलेक्शन जो है उसको एक नई मर्दमशुमारी के ऊपर लड़ा जाएगा। और अब ये मर्दमशुमारी का अमल जो है जारी है और ये अप्रैल में इसका नतीजा आएगा, जिसके बाद 4-5 महीने इलेक्शन कमीशन को चाहिए हल्का बंदी के लिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक शदीद आलमी मुआशी बहरान है। अमेरिका की चीखें निकल गई, बरतानिया की, यूरोप की चीखें निकल गई। इस वक्त एक इन्फ्लेशन जो है वो बेकाबू है ग्लोबल लेवल पे। हर मुल्क का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और वर्ल्ड बैंक IMF ने कहा है कि 40 डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बैंकरप्सी के धाने पे हैं इस महंगाई की वजह से और रिसेशन की वजह से जो दुनिया में आ रहा है। तो हमें तो इस वक्त बड़े फूंक फूंक के स्टेबिलिटी के साथ मुल्क को लेकर चलना है। आप मुझे बताइए कि इस बैनुल अक़वामी सूरत हाल में और जो मुआशी तबाही विरसे में ये छोड़ गए हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि 4 महीने? लेकिन ऐसे सब ये जो बात आपने आखिर में की है, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ इसको ज्यादा वेट नहीं देगी, क्योंकि जब वो भी कहते थे एक सुपर साइकिल है कमोडिटी का, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तब भी आप कहते थे देखिए इन्फ्लेशन है, वो कहते थे दुनिया भर में, आप नहीं मानते थे तो वो भी नहीं मानेंगे। लेकिन जो ये बात जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस वक्त दुनिया की जो आलमी मईशत की सूरत हाल है उसके पेश नजर क्या आप पाकिस्तान में 4 महीने को इंडिसीजन ला सकते हैं कि आप पाकिस्तान को एक निगरान हुकूमत के हवाले कर दें जो आईनी तौर पे सवाए इलेक्शन के कोई पॉलिसी फैसला नहीं कर सकती? हमें अगले 1 साल में बड़ी प्रूडेंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट की जरूरत है, पॉलिसी फैसलों की जरूरत होगी ताकि हम ब्रिंकमैनशिप के साथ इन तमाम मसाइल से निकलें। खान साहब का एजेंडा एक है। देखिए इस वक्त हमें जरूरत है कोलैबोरेशन की। हर पाकिस्तानी सियासतदान, हर पाकिस्तानी इदारा मिलकर मुल्क के बारे में सोचे। खान साहब मुसलसल इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं और मेरा ख्याल है ये जितना इसमें आगे बढ़ेंगे वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो लोग उनसे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम मैच्योर हैं, वो समझते हैं कि आज हमें मुल्क की सतह पे क्या चैलेंजेस लेकिन ऐसे साहब आप अभी भी ये कह रहे हैं कि 2 असेंबलियों में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने आज भी कहा है कि मुमकिन नहीं है कि 66% मुल्क में अगर इलेक्शन हो रहा हो और आप ये कहें कि नहीं आम इंतखाबात नहीं होंगे, सिर्फ यहीं पे होंगे। वो कह रहे हैं फिर इलेक्शन का जो माहौल है वो जनरल इलेक्शन ही होगा। फिर नहीं, वो देखिए 2 सूबों के कराना चाहते हैं वो कराएं, लेकिन आप मुझे बताएं कि सिंध और बलूचिस्तान में आप कैसे कराएंगे? सिंध के सूबे का मौकफ है कि नई मर्दमशुमारी के बगैर वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे।
क्या आप अगले इलेक्शन को उसके होने से पहले ही मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं कि एक फेडरेटिंग यूनिट जो है वो उनके नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दे? देखिए, पूरा मुल्क एक शख्स की जिद और अना की भींट नहीं चढ़ाया जा सकता। इस वक्त इमरान खान सिर्फ अपनी जिद और अना की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान को कोलैबोरेशन की जरूरत है। और मैं उनसे अर्ज करूंगा कि जहां उन्होंने इतने यू टर्न्स लिए हैं, एक मुस्बत यू टर्न लेकर असेंबली के अंदर आए, असेंबली में इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज पे बातचीत करें, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को इस बुरानी सूरत हाल से निकाल सकें जो हमें दरपेश है, और अगले इलेक्शन को हम मुतनाज़ा होने से बचा सकें। सही। अच्छा, बाय द वे आपने कश्मीर इलेक्शंस की बात की। जो दूसरा मरहला है बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें 15 में से 13 सीटों के नताइज आ चुके हैं और 8 तहरीक इंसाफ जीती है, नून लीग की 0 है। तो कश्मीर को तो पैमाना नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो 8 में आप 0 में। पहला मरहला देखे ना, जो पहला मरहला है उसके बाद हो सकता है कि इन्होंने दूसरे मरहले में कुछ किया हो, लिहाजा वो कोई ऐसा गुब्बारा नहीं है इनकी मकबूलियत का, वो फट चुका है। और बिलखसूस जिस तरह के इन्होंने ताबड़तोड़ मकर किए हैं लोगों के साथ, वजीराबाद के वाक़े के ऊपर और हमारे फौज के इदारे के खिलाफ मुहिम चलाई, अमेरिका की साजिश थ्योरी के ऊपर फिर जाके यू टर्न लिया, और अब अमेरिका के ऐसा कल हमारे प्रोग्राम में सब चीजें लोगों के सामने। राणा साहब ये कह रहे थे कि बेहतर है इलेक्शन हम अभी लड़ लें, अगर 2 सूबों में हमने लड़ने हैं, क्योंकि परवेज लाई साहब बड़े वहां पे रोजगार भी बांट रहे हैं, पैसा खर्च करेंगे, तो फिर 4-6 महीने बाद शायद उनकी पोजीशन बेहतर हो, तो आज लड़ लें तो बेहतर है। माशी एतबार से भी आपको नहीं लगता कि बेहतर है? क्योंकि कल इसहाक डार साहब काफी मायूस और फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, ये भी कह रहे थे आई डोंट केयर अबाउट IMF, अगर आते हैं तो आए, वरना हम मिन्नतें नहीं करेंगे उनकी, वी विल मैनेज। ये एक हकीकत है कि IMF के बगैर इस वक्त पाकिस्तान मैनेज नहीं कर सकता है, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन, मायूसी तो ये तो बढ़ती जाएगी आपकी पार्टी में अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो। शहजाद, बात यह है कि हम मैनेज कर रहे हैं ना, और जब ये हुकूमत छोड़कर गए, मैं PTI के किसी अरस्तु को कहता हूँ, दानिश्वर को कहता हूँ, इरशद उमर को कहता हूँ, प्लानिंग मिनिस्टर थे। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो PSDP का साइज जो तरक्याती बजट 1000 अरब था। 4 साल बाद जब मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री में आया हूँ, वो 550 अरब था, हमें विरसे में मिला, बजाय 1800 या 2000 होता। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमारी हुकूमत आने से 10 दिन पहले वजारत खजाना ने कहा कि आखिरी सेमाई में तरक्याती बजट की किस्त अदा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। देयर वाज जीरो रिलीज इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये तो एटमी धमाके जब हुए थे उनकी पाबंदियों के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था, ये वो छोड़कर गए। फिर ये कहते रहे कि पाकिस्तान श्रीलंका 2 हफ्ते में बन जाएगा। आप बयानात निकाल लें इमरान खान साहब के, शेख रशीद साहब के, कि श्रीलंका कल बनेगा, परसों बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बना। और इसके बाद अभी जब हमने किस्त अदा करनी थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। देखिए, आज पाकिस्तान के खिलाफ कोई डिफॉल्ट की मुहिम हमारा दुश्मन नहीं चला रहा, हमारे अपने मुल्क के ये लोग चला रहे हैं जिन्होंने IMF के मुआहदे को भी सेबोटाज करने की कोशिश की। एक भारत था जिसने बाहर से की और एक PTI थी जिसने मुल्क के अंदर से की। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करेंगे, और पाकिस्तान को महफूज करेंगे। इनकी कोशिश है कि हर कीमत पे किसी ना किसी तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। एक शख्स अपनी जिद के लिए मुल्क के मफादात से खेल रहा है, कभी वो इदारों पे हमले करता है, कभी मुल्क की मईशत पे करता है। हमने एक और बयान अभी सुनवाया साबिक असेंबली स्पीकर असद कैसर साहब का, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई, पछतावा है, कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। जब एंकर ने पूछा, उन्होंने कहा हमारा फैसला नहीं था, ये पार्लियामेंट का फैसला था। आपके ख्याल में जो कानून साजी हुई, पहले एक्सटेंशन तो इमरान खान ने दी थी, फिर कानून साजी हुई जिसमें पूरी पार्लियामेंट थी, क्या गलत कानून साजी हो गई? आप लोगों को भी पछतावा है इस बात का? जी देखिए, जहां तक एक्सटेंशन का मामला है, असद कैसर साहब ने मिसलीड किया है। एक्सटेंशन इमरान खान किसी सियासी जमात से पूछ के नहीं की थी, वो उनका अपना एग्जेक्टिव फैसला था। इमरान खान साहब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे चुके थे। पार्लियामेंट ने जो काम किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आपको आर्मी की एक्सटेंशन के लिए करना चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए, वो कानून साजी की गई। मेरा बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मैं अपनी जाती तौर पे मैंने कहा था कि अगर हमने ये अमल कर दिया तो जो आर्मी चीफ 3 सालों में घर चला जाएगा तो उसको साथ वलीउल्लाह का खिताब भी देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये कानून जो है, ये आर्मी के प्रोफेशनलिज्म और मेरिट का जो निज़ाम है उसकी रूह के खिलाफ है। और मुझे यकीन है कि अनकरीब शायद खुद फौज के अंदर से ये आवाज उठेगी कि हमें इसको रेक्टिफाई करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक्सटेंशन जो है
फौज के मेरिट के निज़ाम के लिए ये बात आपकी दुरुस्त है। वैसे तो आइन में ये एक ऑप्शन के तौर पर है, लेकिन ये राइट के तौर पर इस्तेमाल होने लगेगा। लेकिन आप इंतजार करेंगे कि वहां से आवाज उठे फिर रेक्टिफाई करेंगे? पार्लियामेंट खुद इतनी मजबूत नहीं है कि इस पर फैसला कर सके, अगर आप जैसे लोग समझते हैं कि गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए ऐसी कानून साजी? देखिए, ये इस किस्म की ये चूंकि फैसला साजी हसास है, कौमी सिक्योरिटी के मामलात की है, इस पे कंसेंसस से, जैसे पहले हमने भी कंसेंसस इसलिए किया कि हम फौज के किसी मामले के ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, और हमने भी वेंट अलोंग के फौज के मामले को अगर हम डिवीजन का और तनाज़े का जरिया बनाएंगे तो उसके हमारे फौज के मोराल पे और सिक्योरिटी पे असरात पड़ते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज है कि हम अपने कौमी सियासत में हमारे सिक्योरिटी के इदारों को किसी किस्म के तनाज़े से बाहर रखें, उनके प्रोफेशनलिज्म पे तवज्जो दें। और अब जो फौज के अंदर तब्दीली आई है, मुझे पूरा यकीन है कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी बहुत एज ए प्रोफेशनल सोल्जर रिस्पेक्ट है, इदारे के अंदर भी इदारे के बाहर भी, और अब फौज एक प्रोफेशनल इदारे के तौर पे अपना किरदार अदा करेगी। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। लेकिन जो आउटगोइंग आर्मी चीफ थे, जो कमर बाजवा साहब, उन्होंने अपने आखिरी खिताब में ये कहा कि फरवरी 21 के बाद, 2021 के बाद हम ए पॉलिटिकल हो गए, न्यूट्रल हो गए, हम सियासत से बिल्कुल हम दूर हो गए। डू यू बाय दैट आर्गुमेंट? बिकॉज मैं आज जरा कुछ पुरानी चीजें देख रहा था, 2021 फरवरी के बाद ही के इवेंट्स, जिसमें इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। उस वक्त आप लोगों ने कहा कि बंदे पकड़ के दिए गए। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब दोबारा मिल गए। मुझे याद है मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्तफ़ा नवाज खुकर साहब को कैमरे मिले थे। फिर आप लोगों ने कहा कि जो है जानिबदारी दिखाई गई इदारे की जानिब से। फिर कश्मीर के इंतखाबात पे आप लोगों ने यही इल्ज़ाम लगाए। ईवीएम का मामला हुआ, उसमें एमक्यूएम ने उस वक्त वोट किया पीटीआई के हक में। फिर बाद में जब आपके साथ दोबारा ईवीएम को रिवर्स किया गया तो एमक्यूएम ने कहा कि हमसे ज़बरदस्ती वोट लिए थे। तो आपको लगता है कि फरवरी 2021 के बाद वाकई ए पॉलिटिकल थी, न्यूट्रल थी? क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मोनिस लाई के बयान के बाद तो फिर इदारे को वजाहत करनी पड़ेगी अपने इस न्यूट्रलिटी के बयान के हवाले से। देखिए शहजाद, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि 2017-18 का एक मैनूवर हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने किया, जिसके तहत हमारी हुकूमत को आरटीएस के जरिए ख़त्म किया गया और इमरान खान साहब को बरसर इक़्तिदार लाया गया। ये तो अब एक ओपन सीक्रेट है, इसमें तो किसी के बताने की ज़रूरत नहीं। ये भी एक ओपन सीक्रेट है कि खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने, चूंकि वो खुद लेकर आई थी, 21 के बाद बताएं, जितना इन्हें कामयाब करने के लिए मदद की। और चौधरी परवेज इलाही साहब तो इस हद तक कहते रहे कि इनके पैंपर्स भी बदलते रहे और इनको हर तरह से कामयाब करते रहे। अदालत ने इनको जितनी मदद की, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में किस वजीर आजम को या हुकूमत को ये प्रिविलेज है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 7 महीने तक तौहीन करे और अदालत उससे बुला के भी ना पूछे कि आप ये हमारा फैसला अमल क्यों नहीं कर रहे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट फैसले की इमरान खान साहब ने 7 महीने तक वो दुर्गत बनाई, उसको वायलेट करते रहे, कोई पूछ भी नहीं सकता था इनको। तो जितनी इमरान खान पाकिस्तान में मेरे बस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद इस मामले पर मजीद बात करेंगे। क्या मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं? अब मामला क्या असेंबली की तहलील की तरफ ही जाएगा? इस बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे जब यह बताया जाए कि अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान ये भी समझते हैं कि अगर असेंबली तहलील कर दी गई तो 66% मुल्क में इलेक्शन हो रहा हो और बाकी में ना हो रहा हो, ये मुमकिन नहीं है। हालात फिर आम इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलत साहब, कल ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात के मामले पर इमरान खान ने कुछ नरमी दिखाई, कुछ लचक दिखाई, लेकिन आज हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो वाज़ेह कह दिया गया है कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और फिर इमरान खान ने आज दोहराया इस बात को कि शायद मेरे पैगाम से गलत फहमी हो गई थी, हुकूमत को बातचीत नहीं हो सकती जब तक तारीख का ऐलान नहीं होगा, अर्ली इलेक्शंस की बात नहीं होगी। तो आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात का कोई इम्कान है? और अगर वाकई कोई इम्कान नहीं इसका सामने आता, हुकूमत आगे नहीं आती, तो असेंबलियां क्या तहरीक इंसाफ तोड़ देगी? देखें, पहला हिस्सा जो आपके सवाल का है उसका जवाब देना आसान है, क्योंकि इमरान खान का जो बयान था वो अनहोना नहीं था। वो पहले ये बात कर चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ तारीख तय करने के लिए बातचीत करने को तैयार है। इतने वाज़ेह अंदाज से उन्होंने नहीं कहा था। जब से इन्होंने असेंबलियों की तहलील का जिक्र किया उसके बाद ज़ाहिर है इस बयान की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन गाहे बगाहे वो बात ये यकीनन करते रहे कि हम
उस वक्त ही आपके साथ बैठ के बात करेंगे जब आप असम्बलियों की तहलील का या नए इंतखाबात का आप कोई फ्रेमवर्क तय करेंगे। तरफ से भी फ्रैंकली कोई नई बात मुझे सुनाई नहीं जी। वो हमेशा से कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन गैर मशरूत तरीके से। लेकिन चूंकि इमरान खान ने अपने लिए एक डेडलाइन क्रिएट कर दी है और असम्बलियों की तहलील का मामला अब समझे कि आखिरी नुक्ते पर पहुंचा हुआ है, तो ये दोनों तरफ से जब ये बात दोहराई गई तो लगा कि इसका बड़ी खबर बन गई। अब जो दूसरा हिस्सा है, मेरे ख्याल में इमरान खान के पास अब चारा कोई रह नहीं गया। उन्होंने पब्लिकली इसको कमिट कर लिया है। उनकी पार्टी के मेंबरान हैं, उन्होंने इस्तीफे उनके पास जमा कराने शुरू कर दिए हैं। कुछ चंद लोग रह गए हैं, वो भी जमा करा देंगे। और अब समझे कि उन्होंने बस ये फैसला किया कि किया। इस दौरान परवेज इलाही साहब पंजाब में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ऑपोजिशन के जो हथियार हैं 4-5 वो पिछले एक हफ्ते में इतने डिबेट हो चुके हैं कि लोगों को अजबर है। लेकिन इमरान खान के लिए अब असम्बलियों की तहलील से राह फरार इख्तियार करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। लेकिन तलत साहब, वैसे परवेज इलाही हो, मोनिस इलाही हो, वो तो वाजे कर चुके हैं कि जब इमरान खान कहेंगे हम असम्बलियां तहलील कर देंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि परवेज इलाही साहब कोई ना कोई सरप्राइज दे सकते हैं, जैसे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त दिया था कि मिठाई भी बढ़ गई और फिर उन्होंने इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लिया? जी, वो सरप्राइज तो अब वाजे कर दिया ना मोनिस इलाही ने कि वो सरप्राइज किसने दिया था। वो तो पता चल गया, जो असम्बलियां जो हैं वो इमरान खान की इमानत नहीं है, वो जनरल रिटायर्ड बाजवा की इमानत थी। अगर मोनिस इलाही का बयान दुरुस्त है, जो कि जाहिर है उन्होंने सोच समझ के बयान दिया होगा और उसकी तरदीद भी नहीं आई। देखिए, परवेज इलाही साहब का मसला बड़ा सिंपल है। उनको एक तो पता है कि ये चंद हफ्ते या चंद महीने ही हैं जब वो चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। इसके बाद या तो बहरान के अंदर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं जिसमें दोनों जमातें एक दूसरे का सियासी तौर पर खून खराबा करें और वो बीच में से उभर के आए एज ए कैंडिडेट या उनका बेटा, या फिर ये हो सकता है कि वो किसी और रास्ते से एस्टैब्लिशमेंट के जरिए अपने आप को इम्पोज करें। इमरान खान अगर पंजाब में इंतखाबात जीतते हैं तो चौधरी परवेज इलाही 14वें कैंडिडेट भी नहीं होंगे। मोनिस इलाही को अगर जेल और लाइव स्टॉक के डिपार्टमेंट भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। तो मेरे ख्याल में परवेज इलाही साहब पर यह वाजे है कि इमरान खान साहब की जो अपनी तारीख भी है, वो तमाम लोग जो उनके साथ मददगार काम करते रहे हैं, इमरान खान उनको लात रसीद करने में कोई आर महसूस नहीं करते। अलीम खान हो गए, जहांगीर खान तरीन हो गए, लिस्ट बड़ी लंबी है। तो परवेज इलाही साहब के लिए मखमसा तो है। मेरे ख्याल में वो चाह रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से कि कोई रास्ता निकले और नून लीग जो है कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही ले आए, कुछ देर और तो चीफ मिनिस्टर रहे हो। अच्छा तलत साहब, एक जो ऑब्वियसली सोच है इमरान खान की वो यही है कि असेंबली तोड़ेंगे तो उससे सिर्फ ये नहीं है कि हमने इन्हीं 2 असेंबलियों में इंतखाबात करवा के वापस वहीं पे आना है जहां हमारी हुकूमत है। वो चाहेंगे कि इससे एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो, जनरल इलेक्शंस की तरफ माहौल जाए। लेकिन हुकूमत कह रही है कि अगर असेंबलियां तहलील कर भी दी गई तो इन 2 असेंबलियों में इंतखाबात होंगे। इमरान खान कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि 66% मुल्क में इलेक्शन हो रहा हो और आप ये कहें कि नहीं इतना ही इलेक्शन होगा, पूरे मुल्क में नहीं होगा। क्या इमरान खान साहब दुरुस्त सोच रहे हैं कि आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे हालात अगर ये 2 असेंबलियां तहलील कर भी देती है तहरीक इंसाफ? तो देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कहते हैं, जो मरकज है सियासी कशिश शकल का, वो है इस्लामाबाद। इमरान खान साहब के लिए हमेशा से इस्लामाबाद अहम है। वो पंजाब को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज कर रहे हैं टू गेट बैक इनटू इस्लामाबाद। जिस तरह उन्होंने पिछली मरतबा केपीके को इस्तेमाल किया था, वसाइल इस्तेमाल किए थे, सियासी ताकत इस्तेमाल की थी, लेकिन इमरान खान ने पंजाब में जाकर चीफ मिनिस्ट्री नहीं करनी। उन्होंने केपी के अंदर बैठ के चीफ मिनिस्ट्री या गवर्नर नहीं करी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना। तो वो विंग्स के ऊपर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि प्रेशर इतना होगा कि मरकज उससे मुतासर होगा और हंगामा पड़ेगा और मरकज को सर तस्लीम खम करना पड़ेगा उनकी डिमांड के सामने। मरकज में फ्रेंकली मैं आपको यहाँ बैठे बता रहा हूँ, कोई हलचल मुझे नजर नहीं आती। और ये भी मैं आपको हैरानी की बात बताऊं कि इस मरतबा इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत गंभीर है। ये हुकूमत जो है इसके पास नंबर्स पूरे नहीं है, बिल्कुल वेफर थिन मेजॉरिटी है। लेकिन और इसको आप कंपेयर करें नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ 2018 के बाद, तो वो बड़े एक कंफर्टेबल पोजीशन में थे। लेकिन बतौर सहाफ़ी मैं आपको बता सकता हूँ कि उस वक्त जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हुकूमत छोड़ने और असम्बलियां तहलील करने की बात जो है वो कई मरतबा सुनाई देती होती थी। इन पिछले चंद महीनों में मैंने कभी नहीं सुना, मरकज में से किसी बंदे से नहीं सुना कि हमने हुकूमत छोड़नी है। हम डिमांड करते रहते हैं, तजिया निगारों में ये बात होती रहती है जी कि आप क्या कर रहे हैं, मुल्क बहरान का शिकार है। बट फ्रेंकली आई हैव नॉट हर्ड दिस डिबेट इन द इस्लामाबाद की जी हमने असम्बलियां तोड़नी है। तो मुझे नहीं लगता कि मरकज जो है वो इमरान खान की इस डिमांड से मुतासर होगा। और देखें शहजाद, वो तो ऑलरेडी पंजाब उनके पास नहीं है,
वो तो क्यू और पीटीआई के पास है और केपी भी उनके पास नहीं है। तो पंजाब और केपी के अंदर जो हालात बनते हैं, मरकज उससे इतना मुतासर नहीं होगा कि इमरान खान की डिमांड मान ले। तो बड़ा दिलचस्प होगा कि इमरान खान का जो गैम्बिट है जी, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस्लामाबाद है, लेकिन वो स्ट्राइक कर रहे हैं पंजाब और केपी के अंदर। तो आपको लगता है कि जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस मुल्क में पहली मर्तबा कामयाब हुआ, क्या पहली मर्तबा ये हो सकता है कि अज्यूमिंग के असेंबलियां तहलील हो जाती हैं कि इन दोनों सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा और फिर जनरल इलेक्शन जो कौमी असेंबली के या दूसरी दो असेंबलियों के हैं वो अपने वक्त पर होंगे, और फिर उस वक्त जब वो इलेक्शन हो रहे होंगे तो पंजाब और केपी में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, किसी ना किसी पार्टी की हुकूमत होगी, या तहरीक इंसाफ की या फिर नून लीग की? जी बिल्कुल, इम्कान वाजे है। इसमें कोई गैर आईनी बात तो बिल्कुल नजर नहीं आती, कोई गैर कानूनी बात भी नजर नहीं आती। ये है कि ये रिवायत नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और हमें नई रिवायत के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल नजर आती है। जो स्टैगर्ड इलेक्शंस हैं वो बड़े ममालिक के अंदर होते हैं। हिंदुस्तान की बार बार मिसाल देते हैं, अगर मेरे ख्याल में वो बैठती नहीं है मिसाल, वो बहुत बड़ा मुल्क है और उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है, और उनकी एक रिवायत भी है कि मरकज और जो रियासतों के इंतखाबात है वो अलग-अलग होते रहते हैं, लेकिन वहां पे मुसलसल इंतखाबात होते रहते हैं। तो अनहोनी होगी, लेकिन इसके अंदर कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अगर केयर टेकर सेटअप नहीं होंगे तो उसके लिए कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन को तरीकाकार निकालना पड़ेगा। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन किस चीज की किस वर्ष की दवा है, उनको भी तो कुछ काम करना ही नहीं। तो अगर मरकज इस पे टिका रहा कि जी हमारे सेहत पर तो असर नहीं पड़ता, सूबे के अंदर आपने अपनी हुकूमती उसमें से निकल गए हैं, तो आप करते रहें, इंतखाबात होते रहें, हमारा दर्द सर नहीं इलेक्शन कमीशन का है। तो मेरे ख्याल में दे कैन पुल इट ऑफ। तलत हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के माशी मामलात के हवाले से। कल फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने यह कहा है कि IMF अगर नहीं आता तो हम उनकी मिन्नतें नहीं करेंगे, हम उनके बगैर मैनेज कर लेंगे। इस मामले पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर खजाना इसाक डार का दोबारा कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो $1 बिलियन की सुकूक पेमेंट थी वो भी कर दी गई है, और पाकिस्तान को अगले 15 दिनों में दोस्त ममालिक के जरिए $3 बिलियन मजीद मिलेंगे, जिससे पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पोजीशन है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन वजीर खजाना इसाक डार साहब जो अपनी हुकूमत आने के बाद अपने ही साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज पे तनकीद कर रहे थे, उन पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जिस तरीके से IMF से डील किया गया वो गलत है, वो पॉलिसीज अवाम के मफाद में नहीं है, और बार बार बताते रहे कि IMF से कैसे डील करना चाहिए, अपनी माजी की मिसालें भी देते रहे। लेकिन अब वो IMF से मायूस नजर आ रहे हैं। कल प्रोग्राम में शाहजेब खानजादे से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, आई डोंट केयर अगर IMF नहीं आता, हम ऑल्टरनेट जराए से पैसे पाकिस्तान में लेकर आएंगे, हम उनकी मिन्नतें नहीं करेंगे। और मजीद उन्होंने कहा कि अगर थे तो हम मैनेज फिर भी कर लेंगे। अक्टूबर में आना था IMF के डेलीगेशन को, नहीं आया। IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामलात को देखना है। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस। अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, हर चीज इन ऑर्डर है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैं आपसे, चूंकि आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैंने उनको ये बावर करवाया है कि हमारा 9th रिव्यू इन ऑर्डर है। जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन। लेकिन I mean, you can't dictate. अगर नहीं आते तो we'll manage. You are behaving abnormal. It's none of your business. क्या rehabilitation, reconstruction के पैसे आज खर्च हो जाने? कह रहे थे कि IMF का बिहेवियर एबनॉर्मल है, क्लियरली गुस्से में नजर आए, मायूस नजर आए, उसी IMF के हवाले से जिनके हवाले से वो तनकीद करते आए थे कि मिफ्ता इस्माइल ने उनके साथ डील सही नहीं किया है। माजी की मिसालें IMF से पहले कैसे डील किया गया, लेकिन बहुत फ़र्क है। जब 2013 में वजारत ख़जाना संभाली थी इसाक डार साहब ने, उस वक्त जो रिजर्व्स की पोजीशन थी और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सिर्फ $2.5 अरब का था। अब 18 से 19 अरब डॉलर का पिछले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो मामलात इस वक्त बड़े ही मुख्तलिफ हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे कि सिचुएशन क्या अंडर कंट्रोल है, और इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जो $1 बिलियन की पेमेंट थी वो कर दी गई है। इसाक डार साहब कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगता है, जो ख़तरा था वो टल गया है और अब कोई इस तरह के ख़तरात नहीं है मुल्क को? यकीनन हमने ये बात तो साबित की है कि पाकिस्तान में अभी भी सलाहियत थी कि हम अपने सुकूक बॉन्ड की फुल रीपेमेंट कर दें। इस वक्त पोजीशन ये है कि आपके रिजर्व्स इसके बाद और AIIB से $500 मिलियन मिलने के बाद हमारे रिजर्व्स का लेवल तकरीबन $7 अरब रहेगा कुछ अर्से।
जब तक नए इनफ्लोज ना आना शुरू हो जाएं। ये दरअसल लो है लेवल, और ये तकरीबन मुश्किल से कोई 1.2 महीने जो हैं हमारे इंपोर्ट कवर देता है। इसलिए खतरा मौजूद है कि हमें पर प्रेशर पड़ता रहेगा, और बस उम्मीद ये है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में जो बाहर से रफ्तार आने की पैसों की जो थी वो कुछ कम हो चुकी थी। अब आप ये सोचिए कि पहले 4 महीने में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा है कि कुल 4.8 अरब डॉलर 4.2 अरब डॉलर आए हैं, जबकि साल का टारगेट जो है वो 22.8 अरब डॉलर। तो रफ्तार कम है और रिजर्व्स कम है, तो खतरा तो मौजूद है। बस अब पूरी कोशिश हुकूमत की ये होनी चाहिए कि जो बाहर से जो सिलसिला है पैसों के आने का, वो उसमें कुछ इजाफा नजर आना शुरू हो जाए। पाशा साहब, कल ये कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि $3 बिलियन पाकिस्तान को मजीद मिलेंगे अगले 15 दिनों में, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये अमाउंट काफी है? क्योंकि तकरीबन 22 अरब डॉलर की हमें टोटल पेमेंट्स करनी है इस साल, और 8 से 10 अरब डॉलर हमारा करंट अकाउंट का खसारा होगा। तो $3 बिलियन अगर दोस्त ममालिक से मिल जाते हैं, इज इट इनफ या मजीद हमें बायलैटरल मदद चाहिए होगी? देखिए, वक्तन तो काफी हो सकती है, मगर साल भर के लिए आपको अभी भी अगर हम गवर्नमेंट के जो अदाद शुमार हैं वो लें, तो आपको रोल ओवर्स के बाद, जो कि इंशाल्लाह हमें सऊदी अरेबिया ने दे दिया है ऑलरेडी, और इम्कानात ये हैं कि चाइना भी कम से कम अपने प्रोजेक्ट लोन्स वगैरह भी दे देगा। मगर ये कि 3 अरब डॉलर आए, और मगर रफ्तार जो है आपकी रीपेमेंट की, वो हर महीने तकरीबन रोल ओवर्स के बावजूद तकरीबन 1 से 1.5 अरब डॉलर है। तो खतरा तो मौजूद रहेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरह से, अब आप देखिए कि पिछले साल अगस्त के महीने में हमारे रिजर्व्स माशाल्लाह 20 अरब डॉलर से ऊपर चले गए थे। बहुत ही खुशहाल एक तरह से पोजीशन हो गई थी, मगर हुकूमत जो पिछली थी उन्होंने 7-8 महीने में इसको तकरीबन 9 अरब डॉलर गिरा दिया, और मार्च के महीने में 11 अरब डॉलर सिर्फ रह गए थे आपके रिजर्व्स। उसके बाद में जो इस वक्त की हुकूमत है उनके दौरान तकरीबन 4 अरब डॉलर की कमी आई है, वही 7 महीने। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि एक सिलसिला जारी रहे और पैसों का सिलसिला जो है वो आता रहे। देखिए, एक और बात मैं जल्द से जल्द कहना चाहता हूँ कि हमने आर्टिफिशियली अपने तिजारती खसारा को कंट्रोल किया है, और वो इस तरह किया है कि हमने जो एलसीज हैं उनको खोलने की मार्केट बेस्ड जो पॉलिसी नहीं फॉलो की है, और फिजिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको कंट्रोल किया गया, नामुनासिब पॉलिसी। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे यहाँ जो तिजारती खसारा है, जो कि 2.8 अरब डॉलर था, वो बढ़कर तकरीबन इससे 2 गुना होता। आपको क्या लगता है, ये जो हमने इंपोर्ट्स को इस वक्त कर्टेल किया हुआ है, जो एलसीज को हम रोके हुए हैं, ये कब तक पॉलिसी सस्टेन कर सकती है? देखिए, बात यह है कि मैं आपको ये कहूँ, हालांकि आज स्टेट बैंक ने क्लैरिफाई किया है, मगर हैरत अंगेज कमी आई है हमारे तेल की दरामदाद में, 30 से 35% कमी। पहले आपके 4 महीनों में, नवंबर के फिगर्स अभी तक आए नहीं है। अब आपकी कंजम्पशन जो पाकिस्तान में है वो 15 से 16% गिर रही है, तो गैप तो 20% का पैदा हो रहा है। और खुदा न खास्ता अगर इसी रफ्तार से हमारे इंपोर्ट्स जो हैं तेल के कम रहें, तो मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि आने वाले हफ्ते और महीनों में एक शॉर्टेज भी पैदा हो सकता है। पाशा साहब, वजीर खजाना कल बड़ा मायूस भी नजर आए आईएमएफ के रवैये से। कह रहे थे बड़ा एबनॉर्मल रवैया है आईएमएफ का, और कह रहे थे कि अगर आईएमएफ नहीं आता तो हम मिन्नतें नहीं करेंगे, हम उनके बगैर मैनेज कर लेंगे। आपके ख्याल में रियलिस्टिकली उनके बगैर मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि जो रिव्यू है आईएमएफ का वो अक्टूबर के एंड में होना था, अब वो डिले हो रहा है, शायद जनवरी तक हो। तो अब आपके ख्याल में रियलिस्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम आईएमएफ के प्लान में ना रहें तब भी हम मैनेज कर सकते हैं आईएमएफ के बगैर? इस वक्त आईएमएफ की छतरी की शदीद ज़रूरत है, और इसीलिए तो इस हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके सख्त इक़दाम लेकर प्रोग्राम को फिर से जारी किया था, विच वॉज एन अचीवमेंट।
हमें IMF प्रोग्राम की इसलिए भी ज़रूरत है कि जो आपके कमर्शियल लेंडिंग और जो आपके जो फॉरेन बैंक्स करते हैं, और वो एक बहुत बड़ा सोर्स है और रीपेमेंट के लिहाज से भी वो बहुत बड़ा लायबिलिटी है। देखिए, अगर ऐसा होता है कि IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हालात जल्द से जल्द हद से ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अगर आप सीरियस एनालिसिस करें तो आपको शायद ये बात का अंदाज़ा होगा कि जो रिव्यू में सबसे अहम चीज़ें जो देखी जाती हैं वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू और क्वार्टरली इंडिकेटिव टारगेट्स। आपको हैरत होगी कि अल्लाह के फजल से जो हमने रिसर्च की है जी, पाकिस्तान तकरीबन सारे क्राइटेरिया और टारगेट्स मीट कर रहा है। तो क्यों IMF हमें परेशान कर रहा है? हमारी हुकूमत को ये साबित कर देना चाहिए कि देखिए, वी हैव परफॉर्म्ड वेल, एंड फॉर गॉड्स सेक इफ यू वांट अस टू टेल यू व्हाट द इंपैक्ट ऑफ द फ्लड्स इज, वो हम आपको फौरन बता देंगे, मगर इस सिलसिले को आगे ले जाए। पाकिस्तान को कोई खास वेवर्स की जरूरत नहीं है इस वक्त। मैं हैरान हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल ये इस तरह की बात पॉजिटिवली क्यों नहीं की। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि महंगाई की शरह हमने देखा है, जो रिसेंट नंबर्स आए नवंबर के अक्टूबर के मुकाबले में 2% कम है, लेकिन तब भी 26% जो है ऑब्वियसली एक आम आदमी खास तौर पे ज़्यादा सब परेशानी का बायस बना हुआ है। ये हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी शायद साल के आखिर में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की रफ्तार जो है वो स्लो होना शुरू हो जाए, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अब IMF मजीद जो है कह रहा है कि शायद हमें टैक्सेस लगाने की जरूरत पड़े ताकि हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको पूरा कर सकें। PSDP कट करने की बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि महंगाई की शरह में कहीं से कमी आएगी? देखिए, मुझे फिर से अफसोस से कहना पड़ता है कि अब आप देखिए कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हुई थी अक्टूबर में, उसमें उन्होंने प्रोजेक्शन दिया था 18 से 20%। अब जो हुई है नवंबर में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये 21 से इट कैन गो अप टू एटलीस्ट 23%, जी 23%। अब हमारा जो अंदाजा है, हमने जो रिसर्च किया है पाकिस्तान पर, हमने एक मॉडल भी बनाया हुआ है, मेरे 2 PhD स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। मुझे अफसोस से फिर कहना पड़ता है कि इम्कानात ये हैं कि ये तकरीबन 24 से 26% के रेंज में ही रहेगा। उसके क्या वजूहत है? सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके रुपये के कदर में आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा, अल्लाह का फजल है कि 2 दिन से कम नहीं हुआ है, मगर ट्रेंड इज डाउनवर्ड। और अगर आपने इंपोर्ट्स को थोड़ा सा आपने मार्केट बेस्ड किया तो यकीनन आपके रुपये पर और प्रेशर पड़ सकता है, या आपने इस वक्त आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ है रुपये को। दूसरी तरफ जो चीज़ परेशान कुन है कि जो बजट का खसारा है उसका 95% आप डोमेस्टिक बोरोइंग से हासिल कर रहे हैं बैंकों से। उसके नतीजे में मनी सप्लाई में बहुत तेजी से इजाफा होगा साल के एंड तक, और ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसके नतीजे में होगा। तीसरी परेशानी की बात जो है वो ये है कि हमें अभी भी बिजली की निर्ख कुछ बढ़ानी है एज पर द एग्रीमेंट विद द IMF, और दूसरी तरफ गैस की कीमतों को तो बेतहाशा बढ़ा। तो कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, हर तरह के फैक्टर्स मिल मिलाकर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो, मगर उसके इम्कानात अगले कुछ महीनों नामुमकिन है हमारी एनालिसिस के लिहाज। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्या इलेक्शन वक्त इन माशी मसाइल का हल है? क्योंकि इमरान खान साहब इसको बड़ा पुश कर रहे हैं, साबिक वजीर आजम के इलेक्शन कराएं तभी इन माशी मसाइल का हल निकल सकता है। क्या आपके ख्याल में इलेक्शन हल है? दरअसल बात यह है कि यकीनन ये बात तो वाज़ेह है कि अगर एक ऐसी हुकूमत आए जो 5 साल के लिए मुंतखब हो तो यकीनन वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मगर बात ये है इस वक्त अगर आप केयर टेकर गवर्नमेंट लाते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट के पास एक बड़ा लिमिटेड मैंडेट होता है, और ख़ास तौर पे टैक्स जो पॉलिसीज़ हैं उनको, इसलिए कि आपका पार्लियामेंट तो नहीं होता है, तो आप किस तरह से टैक्सेस वगैरह में
चेंजेस ला सकेंगे। लिहाजा आम तौर पे ख्याल ये होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट अगर 3 महीने के लिए आती है तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आती है और इकोनॉमिक पॉलिसीज पे उनका रुझान कम होना चाहिए, इसलिए कि उनके इख्तियारात में नहीं है। तो ऐसा अगर होता है तो फिर तो आपने पुश कर दिया फॉरवर्ड आपके रिफॉर्म्स को, आपके स्टेप्स को। तो लिहाजा बड़े सोच समझ के पाकिस्तान को इस वक्त आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो कि हमें इस सिचुएशन में हम चले जाएं जिसमें हमारी सलाहियत मुश्किल इक़दामात लेने की और कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।